नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करेंगे कॉमर्स के एमसीक्यूज पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड से। यह बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स के लिए और ऑनलाइन अवेलेबल है अमेजोन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, गुड्स मीन्स। गुड्स का मतलब है, तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ऑल मूवेबल प्रॉपर्टीज। गुड्स में सभी मूवेबल प्रॉपर्टीज शामिल होती हैं, हालांकि कुछ उसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बाकी ऑप्शंस हैं ये गुड्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो ए इसका इसलिए सही जवाब है। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स इज। कॉर्पोरेट टैक्स है इनमें से किस टाइप का, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, डायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स यह कंपनियों की इनकम पर लगाया जाने वाला टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नेचर का होता है। नेक्स्ट है पर्सनल टैक्सेस इन इंडिया बेस्ट इलस्ट्रेट्स आ। जो पर्सनल टैक्सेस हैं इंडिया में वो इनमें से किसका एग्जाम्पल है, यह बताना है, किस टाइप के माने जाते हैं। गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। यह प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, प्रगतिशील कर प्रणाली का ही एक एग्जाम्पल है। दरअसल इंडिया में जो पर्सनल टैक्सेस लगते हैं वो लगते हैं इस तरीके से कि जब कम इनकम होती है तो वो कम रेट से लगते हैं, और जब इनकम बढ़ती जाती है तो इनका रेट भी बढ़ता जाता है। इस सिस्टम को प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी कैन बी। एक करदाता की आवासीय स्थिति हो सकती है इनमें से किस टाइप की। जो गिवन ऑप्शंस है उनमें से सही ऑप्शन का पता लगाना है। इनमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, डिफरेंट फॉर डिफरेंट असेसमेंट ईयर्स। एक करदाता की जो स्थिति होती है, निवास स्थिति, आवासीय स्थिति, वह अलग वर्षों में अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कि गत वर्ष में वह कितने दिन भारत में रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल एसेट अंडर कैपिटल गेन्स हेड ऑफ इनकम। इनकम के अलग अलग हेड्स होते हैं, उनमें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स जो होता है शीर्षक, उसमें पूछा गया है कि उसके अंतर्गत कैपिटल एसेट इनमें से कौन सा नहीं है। बाकी तीन ऑप्शन जो है वो कैपिटल एसेट के दायरे में आते हैं, एक नहीं है, उसकी पहचान करनी है। तो जो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड जो होता है ये कैपिटल एसेट के दायरे में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल एसेट अंडर कैपिटल गेन्स हेड ऑफ इनकम। तो ये क्वेश्चन लगभग सेम ही है, और दिल्ली में DSSB में 2 बार आया था, 2014 में और 2015 में। थोड़ा सा बस एक बदलाव था कि वहां पे सिटी लिखा था, शहर लिखा था, यहाँ पे दिल्ली लिख दिया इन्होंने। तो इसका जवाब वही है, स्टॉक इन ट्रेड जो है ये कैपिटल एसेट नहीं है। नेक्स्ट है इनकम टैक्स इज ए। इनकम टैक्स है इनमें से किस टाइप का टैक्स, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स हो या कॉर्पोरेट टैक्स भी इनकम टैक्स होता है जो कंपनियों की इनकम पे लगता है, ये डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है। डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स को कहा जाता है जो जिसके ऊपर लगता है उसी को बियर भी करना पड़ता है। तो जो इनकम टैक्स होता है ये जिस इनकम पे लगता है, जिस पार्टी की इनकम पे लगता है, इंडिविजुअल की पे या कंपनी की पे, वो उसी को बियर भी करना पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। नेक्स्ट, एन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इज हु फॉलोज। एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा जो फॉलो करेगा इनमें से क्या। तो जो गिवन ऑप्शन है इनमें से सही का चयन करें, सही कौन सा है। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए, बोथ बेसिक एंड एडिशनल कंडीशंस। बेसिक और एडिशनल दोनों कंडीशंस को जो पूरा करेगा उसी को ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। रेजिडेंट के पर्पज से कि कोई पर्सन रेजिडेंट है कि नहीं है और वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नहीं है, तो उसके मामले में कुछ कंडीशंस हैं। जो बेसिक कंडीशन होती हैं वो हमें यह बताती हैं कि कोई पर्सन रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है। तो जो बेसिक कंडीशन है वो दो कंडीशन होती हैं, जिनमें से अगर एक भी पूरी हो जाती है तो वो पर्सन रेजिडेंट मान लिया जाता है। वो दो कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है कि एक पर्सन इंडिया में, भारत में प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज रहा हो। या तो इसको पूरा करे या इसको पूरा करे कि वो प्रीवियस ईयर में
कम से कम 60 दिन रहा हो प्रीवियस ईयर में, और उस प्रीवियस ईयर से ठीक पहले के 4 ईयर्स में, ठीक पहले के 4 ईयर्स में वो कम से कम इंडिया में 365 डेज तक रहा हो। अगर इनमें से एक भी कंडीशन को वो पूरी कर देता है, इनको बेसिक कंडीशन कहा जाता है, चाहे तो वो पिछले वर्ष में 182 दिन रहा हो, या वो पिछले वर्ष में तो केवल 60 दिन रहा हो, लेकिन उससे पूर्व के 4 वर्षों में वो 365 दिन मिला करके रहा हो। तो ऐसे केस में उसको मान लिया जाता है, ऐसे केस में उसको मान लिया जाता है कि वो रेजिडेंट है। अगर वो ना ये पूरी करता है ना ये पूरी करता है, तो इसका मतलब तब वो नॉन रेजिडेंट है। तो अगर मान लो इनमें से एक कंडीशन पूरी कर ली, या तो ये या तो ये, तो वो ऐसे केस में रेजिडेंट आ जाता है। अब हमें ये देखना है कि चलो रेजिडेंट तो हो गया, अब वो जो रेजिडेंट है वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो इसके लिए हम ये चेक करते हैं फिर से दो कंडीशन, और वो एडिशनल कंडीशन कहलाती हैं। अगर वो उन दोनों की दोनों कंडीशंस को पूरा करेगा तब तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, अदरवाइज वो फिर नॉट ऑर्डिनरी होगा। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजिडेंट के मामले में पूछा है, तो एक तो बेसिक कंडीशन वो पूरी करेगा, साथ ही साथ वो एडिशनल कंडीशन पूरी करेगा। एडिशनल कंडीशन जो होती हैं वो कौन सी होती हैं उनको भी देखते हैं। एडिशनल कंडीशंस में कंडीशन है कि वो रेजिडेंट रहा हो भारत में पिछले 10 वर्षों में से कम से कम दो वर्ष, यानी कि लास्ट 10 ईयर्स में से कम 2 वर्ष वो भारत में रेजिडेंट रहा हो। तो ये पहली कंडीशन है एडिशनल कंडीशन। एडिशनल में ही दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे एंड लगता है, यानी कि ये दोनों पूरी होनी चाहिए। एडिशनल कंडीशन में एंड लगता है, बेसिक कंडीशन में और रहता है। बेसिक कंडीशन पूरी करने का मतलब है कि इनमें से कोई एक पूरी कर दे, और एडिशनल का मतलब होता है कि ये दोनों के दोनों पूरी करे। तो ये दोनों कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो है कि वो पिछले 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष वो निवासी रहा हो, रेजिडेंट रहा हो। इसके अलावा जो सेकंड कंडीशन है वो है कि पिछले 7 ईयर्स में, पिछले 7 वर्षों में वो कम से कम 730 डेज, 730 दिन तक उसने भारत में निवास किया हो। अगर इन कंडीशंस को वो पूरी करता है तो ऐसे केस में वो रेजिडेंट तो हो ही गया था, यहाँ पे बेसिक कंडीशन को पूरी करके अब वो अगर एडिशनल भी पूरी कर लेता है तब वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड्स, कृषि आय में शामिल है क्या? तो गिवन ऑप्शंस में से देखें कौन सा सही जवाब हो सकता है। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी एग्रीकल्चर इनकम में शामिल होती हैं। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ क्रॉप, इनकम फ्रॉम प्रिपेयरिंग द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेलेबल, इनकम फ्रॉम गार्डनिंग, इस टाइप की जो इनकम है ये एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है, कृषि से आय मानी जाती है। कृषि से आय भारत में कर मुक्त टैक्स फ्री है। हालांकि एक पर्सन की इनकम जब टैक्सेबल इनकम से ज्यादा होती है बाकी सोर्सेज से, तो ऐसे केस में एग्रीकल्चर इनकम को कैलकुलेशन में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, एजुकेशन सेस ऑफ 3% इज पेबल ऑन। एजुकेशन सेस 3% के रेट से पेबल है, इनमें से किस पे? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज। इनकम टैक्स और सरचार्ज जोड़ करके जो टैक्स बनता है उस पे लगता है एजुकेशन सेस। नेक्स्ट है, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड्स, गैर कृषि आय में इसमें से क्या शामिल है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है उसका पता लगाएं। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही इनकम, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास, इनकम फ्रॉम फिशरीज, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस, ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, यानी कि ये कृषि आय नहीं है। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग द टैक्स लायबिलिटी इज कॉल्ड, एक पर्सन की टैक्स लायबिलिटी, कर दायित्व को डिटरमाइन करना क्या कहलाता है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, असेसमेंट। असेसमेंट और हिंदी में इसको कर निर्धारण कहा जाता है। नेक्स्ट, शांताराम रिसीव्ड ₹75,000 फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर एज गिफ्ट ऑन द ओकेशन ऑफ हिज बर्थडे, व्हाट इज द टैक्सेबल अमाउंट? तो टैक्सेबल अमाउंट क्या है? तो गिवन ऑप्शंस में देखें सही जवाब इसका क्या होगा। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, एंटायर अमाउंट ऑफ 75,000 इज एग्जेम्प्ट। दरअसल अगर किसी फैमिली मेंबर से गिफ्ट मिलती है
तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री मानी जाती है भारत में, और इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ये पूरी की पूरी अमाउंट ही एग्जेम्प्ट होगी। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर। हाउस होल्ड फर्नीचर की सेल इनमें से क्या मानी जाएगी, उसकी इनकम। हाउस होल्ड फर्नीचर को सेल करने से जो इनकम होगी वो इनमें से किस रेंज में आएगी, किस दायरे में आएगी, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, नॉट टैक्सेबल एज कैपिटल गेन। हाउस होल्ड फर्नीचर जो होता है वो एक पर्सन का निजी सामान माना जाता है और उसको कैपिटल गेन से इनकम नहीं माना जाता है। हाउस होल्ड फर्नीचर को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। कैपिटल गेन कैपिटल एसेट को सेल करने से होता है। क्योंकि इसको कैपिटल एसेट ही नहीं माना जाता, तो इससे जो इनकम है उसको कैपिटल गेन नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन, द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच एन एसएससी कैन फॉलो शैल बी। बिजनेस या प्रोफेशन का जो शीर्षक होता है इनकम कैलकुलेट करते समय, तो इससे जो एसएससी की इनकम चेक की जाती है तो उसका बेस उसका अकाउंटिंग होता है, यानी कि कोई अकाउंटिंग मेथड उनका होना चाहिए। अब वो जो अकाउंटिंग मेथड है तो वो कौन सा एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि जो एसएससी है वो कौन सा मेथड यूज कर सकता है अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। तो गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है उसको आपको बताना है। इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, कैश और मर्केंटाइल सिस्टम। अकाउंटिंग का कैश सिस्टम भी अपना सकता है और अकाउंटिंग का मर्केंटाइल सिस्टम भी अपनाया जा सकता है टैक्सेशन के प्रोविजन के मुताबिक। बाकी अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग एक्ट के अलग अलग प्रोविजन होते हैं, वो उन पे एप्लीकेबल होंगे। जैसे कंपनी पे एप्लीकेबल होंगे कंपनीज एक्ट के जो रेगुलेशन है वो एप्लीकेबल होंगे, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन टैक्सेशन कहता है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन पे टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए जो अकाउंटिंग का मेथड अपनाया जाएगा वो कैश सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम दोनों ही अलाउड है। नेक्स्ट है राजाराम हु गेट्स ए सैलरी ऑफ ₹8,000 पर मंथ। राजाराम जो सैलरी लेता है 8,000 पर मंथ की, रिजाइड्स इन ए रेंटल हाउस एट मुंबई, वो मुंबई में एक किराए के घर में रहता है। पेइंग रेंट ₹6,000 पर मंथ, 6,000 रुपए पर मंथ किराया देता है। ही गेट्स हाउस रेंट अलाउंस, वो एचआरए में लेता है 5,000 रुपए पर मंथ का। हाउ मच अमाउंट ऑफ एचआरए इज एग्जेम्प्ट, तो एचआरए की कौन सी अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी ये इसमें कैलकुलेट करके बताना है। तो ट्राई करें, कैलकुलेशन करें, देखें इसमें से कौन सा जवाब सही है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। इसका सॉल्यूशन पॉज करें और अपना सॉल्यूशन चेक करें। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 48,000। अब इसकी देखते हैं कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है कि हमें ये देखना है कि इनको एचआरए मिल रहा है 5,000, तो कितना एग्जेम्प्ट है, छूट कितना मिलेगा, मतलब क्या ये सारे पे टैक्स लग जाएगा। 5,000 एचआरए मिल रहा है एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को अगर कोई कंपनी उसका जो एम्प्लॉयर है वो हाउस रेंट अलाउंस देता है तो हाउस रेंट अलाउंस उस एम्प्लॉय को मिलता है, उसकी इनकम माना जाता है। अब सवाल ये है कि क्या वो इनकम पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी या उस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो इसके मामले में टैक्स एग्जम्पशन देखा जाता है कि एचआरए पे कितना, मतलब कितना एचआरए जो है वो एग्जेम्प्ट है, कितने एचआरए पे टैक्स नहीं लगेगा। तो उसका एक तरीका है, उसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसको एचआरए मिल कितना रहा है। तो एक्चुअल में उसको जो एचआरए मिल रहा है वो 5,000 पर मंथ मिल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि उसको टोटल मिल रहे हैं 60,000 रुपए। हमें चेक करना है कितना एग्जेम्प्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया, जो एक्चुअल एचआरए उसको मिल रहा है वो है 60,000। अब दूसरा पॉइंट होता है उसमें हम ये चेक करते हैं कि उसको सैलरी कितनी मिलती है। तो उसको सैलरी मिल रही है 8,000 पर मंथ। यहाँ पे सैलरी में बेसिक और डीए दोनों जोड़ लिए जाते हैं। यहाँ पे केवल 8,000 दिया है तो हम 8,000 पर मंथ सैलरी मानेंगे और पूरे 12 महीने की, पूरे साल की सैलरी निकालेंगे तो 8,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर के 96,000। लेकिन 96,000 का अब हम ये देखेंगे कि इसका 50% लिया जाएगा अगर वो मेट्रो सिटीज में रहता है और इसका 40% लिया जाएगा अगर वो अन्य किसी सिटी में रहता है। तो चूंकि वो मुंबई में रहता है जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसलिए एक्चुअल सैलरी जो उसको मिली है उसका 50% यानी कि 48,000 लिया जाएगा। तो अब हमारे पास दो अमाउंट आ गई है, एक अमाउंट 60,000 जो एक्चुअल में उसको एचआरए मिल रहा है, दूसरा अमाउंट है उसकी सैलरी का 50% 48,000। अब इसके बाद एक तीसरा अमाउंट और देखा जाता है, चेक किया जाता है
और वो अमाउंट देखा जाता है कि एक्चुअल में उनको जो रेंट मिल रहा है, तो एक्चुअल में जो उनको रेंट पे करना पड़ रहा है, तो एक्चुअल में वो रेंट कितना पे कर रहे हैं, वो पे कर रहे हैं 6,000 पर मंथ, यानी कि 12 महीने का अगर हम निकालेंगे तो 12 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 72,000। तो 72,000 वो एक्चुअल में रेंट पे कर रहे हैं। हम इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस किया जाता है 10% ऑफ सैलरी। तो उसकी सैलरी हमने अभी निकाली थी ऊपर 96,000। यहाँ पे भी सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए से होता है। तो 96,000 का 10% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 9,600। आप 9,600 लेस करोगे, तो लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 0 0 10 से 6 4 और 11 से 9 गया तो 2 और ये 6 62,400। अब इन तीनों में से हमें देखा जाएगा कि जो लोअर इनमें होगी, लोअर ऑफ ऑल इनमें से जो लीस्ट ऑफ ऑल जो होगी वो माना जाएगा कि उतने पे छूट मिलेगी, उतना एग्जाम्प्ट होगा। तो इनमें जो सबसे कम अमाउंट है वो है ऑप्शन 2 यानी कि 48,000। तो यही राशि वो है जिस पे छूट मिलेगी। नेक्स्ट, इफ परशुराम हैज 2 हाउस प्रॉपर्टीज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, अगर परशुराम के पास 2 हाउस प्रॉपर्टी हैं अपने स्वयं के निवास के लिए, देन द बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू विल बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो नील एनुअल वैल्यू का बेनिफिट उसको इसमें से क्या मिलेगा यह बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों चेक करेंगे, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है यह बताना है। तो जो गिवन ऑप्शंस है उनमें से सही जवाब है ऑप्शन ए, बोथ द प्रॉपर्टीज। दरअसल प्रेजेंटली इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक एक पर्सन अपने सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए, मतलब स्वयं के निवास के लिए, स्वयं जिनमें रहता है, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए 2 मकान अगर रखता है तो ऐसे केस में उनका एनुअल वैल्यू 0 माना जाएगा, मतलब उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 2 से ज्यादा मकान है किसी के पास और वो अपने स्वयं के निवास के लिए उनको यूज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में केवल 2 मकान ऐसे होंगे, वो कोई भी 2 मकान चूज कर लेंगे जिनकी एनुअल वैल्यू निल मानी जाएगी, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो बोथ द प्रॉपर्टीज, हालांकि इसमें जो सही जवाब ऑप्शन था वो था ऑप्शन सी, आइदर ऑफ द प्रॉपर्टीज एट द ऑप्शन ऑफ द परशुराम। दरअसल पहले ऐसा होता था कि केवल एक मकान के मामले में यह छूट मिलती थी, अब 2 के मामले में मिलती है, इसलिए करंट में ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द पावर टू ट्रांसफर ए केस फ्रॉम वन असेसिंग ऑफिसर टू अनदर सबॉर्डिनेट असेसिंग ऑफिसर इज वेस्टेड विद द। असेसिंग ऑफिसर कौन होते हैं? दरअसल इनकम टैक्स ऑफिसर होता है असेसिंग ऑफिसर, जो किसी पर्सन की इनकम पे टैक्स का निर्धारण करता है किसी विशेष परिस्थिति में। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एक असेसिंग ऑफिसर से किसी केस को दूसरे पे ट्रांसफर करने का राइट किसके पास है, ये पूछा गया है। गिवन ऑप्शंस में चारों ऑप्शन देखें कौन सा इसका सही जवाब हो सकता है, ट्राई करें और फिर देखें इसका सही जवाब क्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को राइट होता है केस को ट्रांसफर करने का। नेक्स्ट है गंगाराम ओन्स ए हाउस एट कोची, कंप्यूट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। गंगाराम अपना एक हाउस है कोची में, आपको कंप्यूट करना है उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू दी गई इंफॉर्मेशन में से। तो जो दी गई इंफॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ट्राई करें कैलकुलेशन करके और देखें कौन सा जवाब इसका सही जवाब है। तो अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं किस तरीके से ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाली जाती है, उसके स्टेप्स क्या है। इसके स्टेप्स हैं कि आप इसको शॉर्ट में ऐसे याद करके रख सकते हो, FMSE, और इसका तरीका होता है कि FM में से जो ग्रेटर होगा, इनमें से जो ग्रेटर होगा उसको लेंगे, फिर इसके बाद ये जो ग्रेटर आ जाएगा और ये जो S आ जाएगा, इन दोनों में से जो स्मॉलर होगा उसको चूज करेंगे और फिर इस स्मॉलर में से और इस A में से जो भी ग्रेटर होगा उसको माना जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो अब इसके स्टेप्स देखें, इसको याद कर सकते हैं अपने अपने तरीके से। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट FM, इन दोनों में से पहले हमें देखना है कि विच वन इज ग्रेटर। तो इनमें से जो ग्रेटर है वो है 2 लाख,
40,000, 2,40,000। अब इस 2,40,000 में से और स्टैंडर्ड रेंट में से हम देखेंगे इनमें से कौन सा लोअर है। तो इन दोनों में से मैच करेंगे कौन सा लोअर है। इन दोनों में से लोअर है 2,34,000, तो 2,34,000 आ गया। और अगेन अब हम क्या करेंगे, ये जो 234 आ गया इसको मैच करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड से और इनमें देखेंगे कौन सा ग्रेटर है। तो इनमें जो ग्रेटर है वो 2,34,000 है और यही आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2,34,000। नेक्स्ट, हु फर्स्ट इम्पोज्ड इनकम टैक्स इन इंडिया एंड इन विच ईयर? भारत में किसने सबसे पहले इनकम टैक्स लगाया और किस वर्ष में लगाया, यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सर जेम्स विल्सन ने 1860 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 1987? फाइनेंस एक्ट 1987 ने पहली बार मैट का प्रोविजन दिया था और हमें बताना है कौन से सेक्शन के अंडर ये प्रोविजन दिया गया था, यह हमें बताना है इसके जवाब में। तो गिवन ऑप्शंस में से ट्राई करें कौन सा सही जवाब है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, सेक्शन 115J इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वाचिंग। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो।